अस्सलाम वालेकुम। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अच्छा जी, सर हमारे चलो। पास एसक्यूएल सर्वर मैंने ओपन कर लिया है क्यूरीज को रन करने के लिए। और मैंने लास्ट टाइम क्लास ली थी तो आपको बताया भी था कि ये हमारे पास डेटा एनालिस्ट के अंदर सबसे अहम चीज़ आप समझ लें ये है। ठीक है ना? क्योंकि जो डेटाबेस क्रिएट होता है वो किसी ना किसी डेटाबेस के ऊपर होता है। और डेटा जो आप फैच करते हैं उसके लिए आपको क्यूरी चाहिए। डेटा डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए, नया डेटा इंसर्ट करने के लिए आप क्यूरीज के जरिए किसी भी डेटाबेस के ऊपर काम करते हैं। तो डेटा मैनिपुलेशन के लिए बेसिकली आपको क्यूरीज आना जरूरी है। जो इससे पहले की चीज है एक्सेल हो गया, और जो इसके बाद की चीज है आपके पास, वो तमाम चीजें जो हैं इसी से रिलेट करती हैं। यानी वो सब इससे आगे पीछे की चीजें, जैसे पावर बीआई है या टैबलो है, वो डेटा विजुअलाइजेशन के लिए यूज होता है, डेटा प्रेजेंटेशन के लिए बेसिकली यूज होता है। इसी तरीके से पाइथन है, वो भी इसी तरह से यूज होता है डेटा एनालाइज डेटा एनालिस्ट के काम के अंदर। लेकिन जो मेन चीज है ना आपके पास, वो आपके पास यही टूल है। तो इसको आपने अच्छे से अगर समझ गए, इसके ऊपर आपको काम करना आ गया, तो बाकी सारी चीजें इसकी सपोर्ट के लिए हैं। वो कोई मुश्किल चीज नहीं है। ठीक है? तो हमारे पास ये क्यूरी विंडो मैंने ओपन कर ली। बाय डिफॉल्ट टेबल मास्टर आ रहा है, और हमें अपने टेबल में जाना है। तो आपको याद होगा कि हमने एक डेटाबेस बनाया था अपने माय डेटा। स्कूल। जी, माई स्कूल। तो ये क्यूरी थी, हम लास्ट टाइम कर चुके हैं। तो इसलिए इसका मैं सिंटैक्स वगैरह नहीं लिख रहा, हम अपने डेटाबेस में आ गए। और पावर ब्रेकडाउन हो गया था हमारे पास लास्ट टाइम। लेकिन मुझे याद पड़ रहा है कि हमने टेबल क्रिएट कर लिया था, और टेबल क्रिएट करके उसको देख भी लिया था, और मेरे ख्याल से कुछ रिकॉर्ड भी मैंने इंसर्ट कर लिया था। तो हम चेक करते हैं। तो हमारी जो बेसिक क्यूरी है टेबल के तमाम रिकॉर्ड चेक करने के लिए, वो है सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन। हमारे पास टेबल का नाम था, हमारे पास ड्रॉप डाउन में आ भी रहा है। तो ये आ गया हमारे पास। तो इससे पता ये चला कि आपके पास चार रिकॉर्ड्स आपके पास इसमें मौजूद है। अब जो टेबल हमने क्रिएट किया था वो सेव नहीं हुआ है, वो क्यूरी सेव नहीं हुई है, तो वो मुझे दोबारा लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से मैं एक आपको दोबारा से वो काम करवा देता हूं। तो क्वेश्चन आपका ये है कि हाउ टू क्रिएट अ टेबल। आप टेबल किस तरह से बनाते हैं, और उसकी जो सिंटैक्स है, आंसर है, वो ये है कि आप लिखते हैं क्रिएट टेबल, और फिर आप टेबल का नाम देते हैं, और फिर आप फील्ड्स और टाइप बताते हैं। तो इस तरह से आपके पास टेबल क्रिएट हो जाता है। ठीक है? हमारे पास एडमिशन का एक टेबल क्रिएट हुआ है, हम एक और टेबल क्रिएट कर लेते हैं एडमिशन 2 के नाम से, क्योंकि एडमिशन के नाम से तो क्रिएट होगा नहीं। अब इसको हमें फील्ड्स देनी है। तो फील्ड्स हमारे पास क्या क्या है? एडी आईडी, एडमिशन आईडी। तो एडमिशन आईडी की जो टाइप है, डेटा टाइप, वो है इंटीजर। डेटा टाइप मैंने आपको बताया था, जब आप टेबल की फील्ड्स क्रिएट करते हैं, कॉलम क्रिएट करते हैं, तो आपको साथ में ये भी बताना पड़ता है कि इसमें डेटा किस तरह से, किस टाइप का जाएगा। तो ये वर्चार आपने दिया है एडमिशन नेम। वर्चार का मतलब ये होता है कि इसमें करेक्टर्स आप स्टोर कर सकते हैं, और 100 करेक्टर्स तक आपने इसकी लिमिट दे दी है। इसी तरीके से एडी अंडर स्कोर एफ नेम, इसको भी आप वर्चार 100 दे दें। और जो ब्लू कलर में आ रहा है वो आपके पास कीवर्ड्स हैं, यानी एसक्यूएल सर्वर के कीवर्ड्स हैं, और वो आपको बता रहा है कि भाई ये रिजर्व वर्ड्स हैं। इसको आप सेलेक्ट करके F5 प्रेस करते हैं तो ये रन हो गया। और यहाँ पे जाके अगर आप, हम एडमिशन 2 को चलाते हैं, तो इस टेबल में हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। ठीक है ना? इसी तरीके से हमने आपको बताया कि इंसर्ट की क्यूरी है, वो काम करती है।
और वो भी इंपॉर्टेंट क्यूरी है आपके पास कि आपके पास टेबल क्रिएट हुआ है, अब उसके अंदर आपको क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो आपके पास अगेन हम इस तरीके से कर लेते हैं, और यहाँ पे हाउ टू इंसर्ट रिकॉर्ड्स इन टेबल, या आप इसको डेटा भी लिख लें। रिकॉर्ड्स, पूरी जो रॉ होती है उसको रिकॉर्ड कहते हैं। डेटा जो एक इंडिविजुअल आपके पास वैल्यू होती है, जैसे नाम में आप अब्बास एंटर कर रहे हैं तो वो डेटा है, और तमाम फील्ड्स को फिलअप कर रहे हैं तो वो आपके पास एक रिकॉर्ड है, ठीक है ना। तो इसका आपके पास जो सिंटैक्स है, तरीकाकार है, वो ये है कि आप लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम, और यहाँ पर आप कॉलम नेम देते हैं, और ये आपके पास कॉलम नेम जब जरूरी है जब आप कुछ मखसूस कॉलम्स में वैल्यूज दे रहे हो, नहीं तो आप सिर्फ वैल्यूज लिख के यहाँ पे आप वैल्यूज दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, तरीकाकार है। अब इसको हम क्यूरी की शक्ल इस तरह से देते हैं कि हम लिखेंगे इंसर्ट इनटू एडमिशन। एडमिशन 2 में नहीं इंसर्ट करते, 1 में ही कर लेते हैं, तो मजीद रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट हो जाएगा, और वैल्यूज कर देते हैं क्योंकि हम तमाम रिकॉर्ड्स में इंसर्ट कर रहे हैं। और यहाँ लिखते हैं 5 कॉमा नेम के अंदर आसिम, फादर नेम के अंदर खान, और डेट ऑफ बर्थ के अंदर, ठीक है ना। देखें 1 रो अफेक्टेड आ गया। अब आप इसको चेक करना है तो आप देखें कि आपके पास ये इस तरीके से है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को क्या करते हैं, इंसर्ट अपने पास करते हैं, और रिकॉर्ड्स आपके पास सेव होते हैं। अब देखें इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड समझें कि डेटाबेस बेसिकली काम किस तरह से करता है। जो एक डेटा एनालिस्ट होता है, जो डेटाबेस डेवलपर होता है, वो तो आपके पास डेटाबेस पे इस तरह से काम करता है और चीज़ों को आपके पास मैनेज करता है। लेकिन ये जो क्यूरीज होती हैं ये आपके पास बेसिकली फ्रंट एंड के ऊपर चल रही होती हैं प्रोग्रामिंग के साथ। यानी कि जब आप किसी वेबसाइट के ऊपर जाते हो, आप अपना ईमेल एड्रेस के ऊपर जाते हो और अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हो, तो बैकएंड पे आपके पास इस तरह से क्यूरी चलती है। जब आप किसी भी ऐसी वेब पे जाते हो जहां पे आप रजिस्टर्ड नहीं हो और आपको वहां रजिस्ट्रेशन करनी होती है, तो क्या क्या चीजें आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है? सर नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फोन नंबर। है ना। हाउस एड्रेस। तो जब आप वो तमाम चीजें अपने पास वहां पे टेक्स्ट फील्ड्स के अंदर, जो भी वहां पे आपको इनपुट का तरीकाकार दिया हुआ है उसके अंदर फिलअप करते हो, सबमिट के बटन पे प्रेस करते हो, तो बैक एंड के ऊपर जो क्यूरी चलती है वो ये चलती है। डेटा, जो भी वेबसाइट होती है देखें वो किसी ना किसी डेटाबेस से कनेक्टेड होती है। भाई तभी तो ऐसा होता है कि जब नेक्स्ट टाइम आप आते हो तो अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हो और वो आपके रिकॉर्ड फैच करके ले आता है। वो कैसे ले आता है? वो ऐसे ले आता है कि सर्वर जहां पर आपकी वेबसाइट डिप्लॉय हुई हुई है, वेबसाइट रखी हुई है, उस वेबसाइट के साथ ही एक अदर डेटाबेस भी रखा हुआ है जहां पे आपका सारा का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो जब आप फर्स्ट टाइम साइन अप करते हो तो तमाम इंफॉर्मेशन इसके जरिए इंसर्ट हो जाती है। जब आप उसको लॉग इन करते हो तो इसके जरिए वो आपका डेटा उठाकर ले आता है। बात समझ आ रही है? सर ये जो वैल्यू वाला पार्ट है ना, वो मुझे सही समझ नहीं आया, अगर आप एक दफा दोबारा बता दें। ये ये वाला तो मुझे समझ आ गया कि हमने इंसर्ट इनटू उसको कमांड दे दी कि इस टेबल में इंसर्ट करो। तो ये जो वैल्यू आपने लिखा है, ये वैल्यू भी इट बाय इटसेल्फ एक इसका एक कीवर्ड ही है एसक्यूएल का। जी जी, वैल्यू है। ये आपको कह तो रहा है कि भाई एडमिशन के टेबल में इंसर्ट कर दो, क्या चीजें इंसर्ट कर दो, वैल्यूज ये हैं, ये तमाम वैल्यूज हैं। और ये एक एक ही रो में ऐड हो रहा है, नॉट एज इन अ कॉलम।
एक रो में ऐड होगा ये। जी जी, एक रॉ में ऐड हो रहा है अलग अलग कॉलम्स में। कॉलम्स को आपने कॉमा कॉमे से सेपरेट किया हुआ है ना, देखें। सबसे पहले आपके पास आईडी है, आपने 5 लिखा, फिर कॉमा देके आपने एडमिशन नेम लिखा, फिर कॉमा देके एफ नेम देखा। अब चूंकि आप तमाम की तमाम फील्ड्स में डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, तो आपने वैल्यूज लिख के तमाम फील्ड्स लिख दी। अब देखें, इसको मैं और आपको समझाता हूँ वो किस तरीके से, कि आपने यहाँ पे जाके लिखा इंसर्ट इनटू एडमिशन, और दिस टाइम आपने यहाँ पे लिख दिया आईडी कॉमा एडी अंडरस्कोर नेम कॉमा एडी अंडरस्कोर डीओबी। ठीक है, इसको आपने वैल्यूज दे दी, और आपने देखिए इसमें फादर नेम नहीं दिया है, तो इसको 3 वैल्यूज हमने दी हैं। अच्छा, ये एडी अंडरस्कोर आईडी है, आईडी के नीचे देखिए वो आपको रेड मार्क दे रहा है, अंडरलाइन दे रहा है, इट मीन्स वो उसको नहीं मिली है, क्योंकि मैंने गलत दे दी, एडी अंडरस्कोर आईडी है। अब हम इसको इंसर्ट कराते हैं, तो देखें इंसर्ट हो गई वैल्यू। और अब आप इसको जाके अगर चेक करें अपने पास, इस क्यूरी को मैं दोबारा चलाता हूँ, तो आप देखें कि ये जो रिकॉर्ड मेरे पास आया है नया, इसके अंदर ये नल आ रहा है, क्योंकि आपने एफ नेम प्रोवाइड नहीं किया था। अब आप ये बता रहे हो कि भाई इन 3 फील्ड्स में ये 3 वैल्यूज इंसर्ट कर दो। यहां पर चूंकि तमाम फील्ड्स में आप वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे, तो आपने पांचों की पांचों फील्ड दे दी वैल्यूज के अंदर, और वैल्यूज इंसर्ट हो गई। ठीक है ना? ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि देखें, हमारे पास, हम यहाँ पे जाते हैं रिकॉर्ड, यहाँ पे इस तरह से करते हैं, और आसिम की जगह जमाल कर देते हैं, 84 कर देते हैं, आंसर करते हैं। तो आप देखें 1 रो अफेक्टेड आपके पास यहाँ पर आ गया। लेकिन अगर आप इसको चेक करते हैं अपने पास, तो अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है आपके पास कि जो आईडी है, एडमिशन आईडी, वो रिपीट हो गई। क्या हो गई? रिपीट हो गई आपके पास। और एडमिशन आईडी 3 दफा रिपीट हो गई। देखें, आसिम का रिकॉर्ड 2 दफा इंसर्ट हो गया है, तो उसमें भी आईडी रिपीट हो गई है, और ये भी रिपीट हो गई है। अब ये आपके पास नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इन द सेंस के लॉजिकली ये गलत है। यानी आईडी वो चीज होती है जो किसी भी एंटिटी को, यानी किसी भी रिकॉर्ड को एक दफा असाइन होती है। हर दफा जब आप नया रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, नए बंदे का रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, तो उसकी आईडी क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। बात समझ रहे हैं? जी जी। ठीक है ना? अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि देखिए, हम इसका हल, एक तो ये है कि हम इस फील्ड को क्या कर दें, ये जो हमारे पास एडमिशन आईडी की फील्ड है, इस फील्ड को कह दें यूनिक, यानी यूनिक फील्ड बना दें इसको। यानी इसमें यूनिक वैल्यू आएगी एवरी टाइम जब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, तो आप इसमें डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते, आपको डिफरेंट वैल्यू देनी पड़ेगी, उसको यूनिक रखना पड़ेगा। तो जब आप इसको यूनिक बना देंगे, तो इंसर्ट करते हुए अगर आपने यूनिक वैल्यू नहीं दी, तो वो आपको क्या दे देगा? एरर दे देगा। दूसरा तरीका ये है कि हम एक काम ये करते हैं यूनिक देने के लिए और इसको ऑटोमेट करने के लिए, कि जैसे ही हम नया रिकॉर्ड इंसर्ट करें, ये ऑटोमेटिकली इसके अंदर एक वैल्यू ऐड होकर इसमें इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि आइडेंटिटी क्या एक कीवर्ड है वो लगाना पड़ता है। लेकिन चूंकि ये टेबल बना हुआ है, तो इसके अंदर आप आइडेंटिटी नहीं लगा सकते। और वैसे भी क्योंकि आपने रिकॉर्ड्स डुप्लीकेट कर दिए, तो अब इसमें लगेगा भी नहीं, वरना ऑल्टर टेबल करके लग जाता है। तो अब क्या करते हैं कि हम या तो टेबल दोबारा बनाते हैं, या एक काम ये करते हैं, आपको हमने चूंकि आपको अभी समझाने के लिए ये एडमिशन 2 का टेबल बनाया हुआ था, तो इसके अंदर काम करते हैं। अच्छा, ये जो आपके पास देखें, इस बात को समझें कि ये जो सारी की सारी चीजें हो रही है ना, ये क्यूरीज हैं। ठीक है?
ये एक दफा आप चलाते हैं तो ये रन हो जाती हैं और ये अपना अफेक्ट डेटाबेस के ऊपर, टेबल के ऊपर कर देती हैं। यानी डेटाबेस हमने बनाया था तो वो डेटाबेस बना हुआ है यहाँ पर, जब तक कि इस डेटाबेस को आप डिलीट नहीं करोगे। ठीक है, उसमें टेबल बनाया हुआ था, वो बना हुआ है। वैल्यूज आपने इंसर्ट की थी तो वो वैल्यूज इंसर्ट हुई हुई हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये क्यूरीज की फाइल अगर आपके पास से मिस हो गई तो डेटा भी आपका चला जाएगा। डेटा तो इंसर्ट हो चुका है, ये क्यूरी है। आप इस क्यूरी फाइल को अलग से सेव कर लें। तो ये जैसे यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। तो इसको सी ड्राइव के अंदर हमारे पास ऑनलाइन एक्सेल था, एक्सेल हाँ था ना। इसका फोल्डर का नाम मैं चेंज कर दूंगा और यहाँ पर मैं इसको वर्जन 2 के नाम से सेव करें। ठीक है, तो ये क्यूरी फाइल सेव हो गई है। आपको जब कभी भी देखना हो तो आप इस क्यूरी फाइल के जरिए देख सकते हैं। मैं आपको पढ़ा क्या रहा था, समझा क्या रहा था कि देखें यहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम क्या आ गई कि ये 5 5 3 दफा रिपीट हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो उसका एक हल मैंने आपको यूनिक बताया, वो कांस्टेंट आप ऐड कर सकते हैं, मैं बाद में आपको करा दूंगा। दूसरी बात ये कि जैसे ये एडमिशन 2 का टेबल है हमारे पास, अगर आपको कोई टेबल ड्रॉप करना होता है, डिलीट करना होता है, तो उसकी क्या क्यूरी है? उसकी क्यूरी ये है कि आप लिखते हो ड्रॉप टेबल और फिर टेबल का नाम एडमिशन 2। इसको मैंने क्या कर दिया, ड्रॉप। ड्रॉप क्या करता है? ड्रॉप पूरा का पूरा टेबल ही आपके पास डिलीट कर देता है, स्ट्रक्चर समेत। बात समझ रहे हैं? जी हाँ जी, जी अब्बास, जी आवाज आवाज आ रही है जी आपको? जी सर, आ रही है समझ में। तो ड्रॉप क्या करता है? टेबल पूरा का पूरा डिलीट कर देता है उसके स्ट्रक्चर के साथ। इसी तरह एक क्यूरी और होती है और वो होती है ट्रंकेट। ठीक है ना। ट्रंकेट क्या करता है? ट्रंकेट स्ट्रक्चर रहने देता है, उसका सारा डेटा डिलीट कर देता है। समझ रहे हैं? अभी जो मैंने काम किया वो क्या किया, ड्रॉप किया टेबल को, तो टेबल ड्रॉप हो गया है। तो टेबल ड्रॉप हो गया। अगर आप दोबारा जाके चेक करें, यहाँ पे कहें सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन 2, तो वो एरर दे देगा, बोलेगा इस तरह की कोई चीज मौजूद नहीं है। ठीक है। और ये किया इसलिए है मैंने कि आपको ये बता सकूं कि मैं इसको दोबारा क्रिएट करने लगा हूं, लेकिन एडी आईडी के साथ में एक कीवर्ड का और इजाफा कर देता हूं, दैट इज आइडेंटिटी। ठीक है ना। और इसको मैं इस तरह से जाके F5 करता हूं तो देखिए ये क्रिएट हो गया। ठीक है। और मैं यहाँ पे जाके वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ एडमिशन 2 के अंदर। और अब देखिए मुझे ये आईडी देने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 4 फील्ड्स दूंगा मैं। और इसको मैं रन करता हूँ तो देखिए ये रन हो गया। इसी को दोबारा रिकॉर्ड को इंसर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और अब तीसरी दफा के अंदर यहाँ पे चेंज करता हूँ वैल्यूज अली। ठीक है ना। अब आप जाके इसको सिलेक्ट करके देखें तो देखें 1 2 3 3 यहाँ पे आईडी। आपने आइडेंटिटी कैच करता है, आइडेंटिटी उसको ऑटोमेटिकली एक इंक्रीमेंट के साथ वैल्यू ऐड करता जाता है। जैसे जैसे आप रिकॉर्ड ऐड करेंगे उसके अंदर वैसे वैसे वैल्यू ऐड होती जाएगी। तो आइडेंटिटी आपके पास ऑटोमेटिकली एक वैल्यू को इंक्रीज करता है, इंक्रीमेंट करता है और आपके पास इंसर्ट करता जाता है। तो इसकी वजह से ना तो ये आपके पास एम्प्टी रहेगा, ना इसके अंदर डुप्लीकेट आएगा। तो आईडी की जो फील्ड होती है वो, उस पे दो चीजें होनी चाहिए, यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल। यानी उसको आप खाली नहीं छोड़ सकते, और आप उसको वो यूनिक होना जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है कि हर रिकॉर्ड की अलग एक आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। समझ आ रही है भाई यहाँ तक बात? जी। ठीक है ना। तो अच्छा, अब इसी तरह से आगे आ जाते हैं। सिलेक्ट की क्यूरी हम कर रहे हैं बार बार।
जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन, तो ये क्या करता है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन आपको क्या करता है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन आपको प्रोवाइड कर देता है या यूं लिखते थे फैच ऑल रॉस एंड ऑल कॉलम्स डेटा, क्या करता है आपको तमाम रो और तमाम कॉलम का डेटा प्रोवाइड कर देता है। अब आप क्या कर सकते हो, आप किसी पर्टिकुलर कॉलम का डेटा देखना चाह रहे हो तो आप स्टैटिक की जगह, स्टैटिक बेसिकली का मतलब होता है ऑल, आप क्या कर सकते हो, आप बोलो भाई कि आईडी आईडी चेक करना है मुझे, कॉमा एडी अंडरस्कोर नेम, बस ये दो फील्ड्स चाहिए, फ्रॉम, ठीक है ना। तो अब आप देखो आपके पास सिर्फ इन दो फील्ड्स का डेटा है। तो आपने क्या लिमिट कर दी है, आपने कॉलम लिमिट कर दी है इस तरह से। एस्टेरिक आपको तमाम कॉलम्स का रिकॉर्ड दे रहा था, आपने कॉलम लिमिट कर दी, कॉलम आपके पास 5 थे, आपने 4 या 5, तो आपने उसको क्या कर दिया, 5 थे तो आपने उसको 2 कॉलम्स तक लिमिट कर दिया है। और इसी तरीके से आप इसको चेंज कर लें थोड़ा सा, आप कहें कि सिलेक्ट और एडी अंडरस्कोर DOB फ्रॉम एडमिशन, तो ये क्या करेगा आपको, ये सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ दे देगा। समझ रहे हैं बात, जिस तरीके से आपने कॉलम को लिमिट करा है इसी तरीके से आप रॉ को भी लिमिट कर सकते हैं। रॉ को आप कैसे लिमिट करेंगे कि आप कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन, और यहां आप लगाते हैं वेयर का क्लॉज। वेयर का क्लॉज लगाने के बाद आप कॉलम का नाम देते हैं, कॉलम का नाम आप किस तरह से देते हैं, लेट्स से कि आपने दिया कि AD अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू बगैर सिंगल कोड के 1। आप देखेंगे आपके पास क्या दिखा रहा है, एक ही रिकॉर्ड दिखा रहा है आपके पास। तो आपने क्या कर दिया, तो आपने सर क्या ये कर एक दिया, आईडी एंड में जो आपने लगाया है, वेयर AD_ID इज 1, हाँ, तो ये बिकॉज आपने उसका आईडी नंबर डाला है, तो जिसका भी कोई एक स्पेसिफिकली आईडी नंबर होगा उसी का उसका रिकॉर्ड, आईडी नंबर डालना है एंड में, जी बिल्कुल उसी का रिकॉर्ड आएगा। एडमिशन सिलेक्ट करने के बाद। जी जी, देखिए क्यूरी क्या कह वेयर रही है, आईडी क्यूरी कह रही है कि तमाम रिकॉर्ड उठा लो, यानी तमाम स्टैटिक का मतलब ये कि देखें ये जो है ना ये आपके पास कॉलम लिमिट करता है, मैंने यहाँ आपको करके दिखाया और आगे कमेंट में भी लिख दिया, ठीक है ना। तो जी प्रैक्टिस जी, शुरू वाली तो कोई समझ आ गई। अच्छा, अब देखिए एक बात मेरी सुन लीजिए, प्रैक्टिस करते हुए ना लाजमी कमेंट लिखें। तो क्योंकि आप लोग माशाल्लाह अच्छे मेच्योर हैं तो वो मैं उसको लिखवा नहीं रहा और उसमें फिर टाइम भी ज्यादा लग जाता है, तो मैं उसको आपको पेन डाउन नहीं करवा रहा, लेकिन जब आप इसको काम करें ना तो आप इसको कमेंट्स को आपने नहीं छोड़ना है, इसको लाजमी लिखना है ताकि आपके बैक ऑफ द माइंड वो स्टोर होती रहे चीजें कि किससे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया, तो यहाँ ये समझिए कि इस क्यूरी के अंदर हम कह रहे हैं कि कॉलम तो सारे दिखा दो भाई, लेकिन वेयर का क्लॉज लगा दिया कि एडमिशन में से तमाम कॉलम्स दिखा दो जहां पर वेयर एडमिशन आईडी क्या हो 1 हो। तो एडमिशन आईडी 1 जहां पर है उसके अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है वो आपको, आप देख रहे हो। और फिर हम लोग इसको वेयर क्लास में हाँ हाँ, AD_ID जो है, तो फिर उसको हम लोग लेस देन 5 भी कर सकते हैं, तो लेस देन 5 सारे आ बिल्कुल जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आया है। ओह नाइस। आप इसके अंदर जो है ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसिकली ये तमाम चीजें ऑपरेटर्स कहलाती हैं। ये इक्वल्स टू जो है आपके पास ये ऑपरेटर है, ये असाइनिंग ऑपरेटर कहलाता है। ये आपके पास लेस देन का ऑपरेटर है,
ठीक है ना। इसी तरह ग्रेटर देन होता है, इसी तरह डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर होता है आपके पास। तो ये आपके पास लेस देन 4 आपने किया है तो 4 वाले नहीं दिखाएगा, उससे कम जितनी आईडीज हैं वो आपको दिखा देगा। अगर इसके अंदर फी होती है ऐड, कॉलम के अंदर फीस ऐड होती तो इसी तरह फीस को आप देख सकते थे। तो इस तरह से ही क्यूरीज काम करती हैं। और जो आपके पास, जैसे मैंने पहले भी बताया कि देखें, समझें इस बात को कि क्यों इस फील्ड की अहमियत है और क्यों उसकी जॉब्स और चीजें हैं, वो यही है कि ये बैकएंड के ऊपर क्यूरीज ही सारी की सारी गेम आपकी चला रही होती हैं, जो फ्रंट एंड पे आपको सारा रिजल्ट निकल कर आ रहा होता है। और आपको समझ, आप रिकॉर्ड्स देख रहे होते हो और अपनी मर्जी से आप सिलेक्शन करते हो और रिकॉर्ड उठकर आ जाता है, तो पीछे ये तमाम क्यूरीज लगी हुई होती हैं। तो ये हमने वेयर का क्लॉज यहाँ पे लगा दिया। अब वेयर का क्लॉज जरूरी नहीं है कि आप आईडी पे लगाओ, आप सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एडमिशन करते हो और यहाँ लिखते हो वेयर एडी अंडरस्कोर नेम इक्वल्स टू, अब ये आपके पास टेक्स्ट फील्ड है, वर्ड 4 है, तो इसको सिंगल कोड में देना पड़ेगा। आपने लिखा अहमद, तो अगर अहमद नाम का कोई रिकॉर्ड होगा तो आ जाएगा। अहमद नाम का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अच्छा जी, अली चेक कर लेते हैं हम, अली नाम का अगर हमारे पास रिकॉर्ड होगा तो वो उठकर आ जाएगा आपके पास। इसको चेक करते हैं, तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह डेट ऑफ बर्थ को भी आप चेक कर सकते हो और डेट ऑफ बर्थ का भी रिकॉर्ड आपके पास आ जाएगा। अगर हम देखें हमारे पास कोई ऐसा रिकॉर्ड हो जिसमें हम दो दो रॉज आ जाए, आसिम नाम के 2 बंदे हैं। अच्छा, ये हम एडमिशन में चेक कर रहे हैं, चले हम एडमिशन के अंदर ही इसी को, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं आसिम। तो आसिम नाम के 2 रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, तो ये इस तरह से आपके पास आ गए। इसी तरह से देखिए बहुत सारी क्यूरीज हैं। आप उन लोगों के रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं जिनका नाम ए से शुरू होता है, आप उन लोगों के रिकॉर्ड देखना चाहते हैं जिनके नाम के आखिर में खान आता है। ठीक है, अभी तो मैंने फर्स्ट नेम लिखा है, तो आपके पास अगर पूरा नाम है तो आप देखना चाह रहे हैं कि जिनके आखिर में खान आ रहा है। आप उनके लोगों के रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जो 1980 से लेके 1990 के अंदर पैदा हुए हैं। ठीक है ना, इन बिटवीन फ्रॉम 1980 टू 1990। तो ये तमाम क्यूरीज हमने सीखनी है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्यूरीज आप अपनी स्ट्रांग कर लें, जितनी स्ट्रांग हो सकती है, डेटाबेस मैनेजमेंट को आप स्ट्रांग कर लें। और डेटा एनालिस्ट, ठीक है, आपका टारगेट है, लेकिन इटसेल्फ सिर्फ एक्सक्यूएल सर्वर को आप अगर अच्छे से कर लेते हैं और उसके अंदर जो है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सीख लेते हैं, तो ये पूरी की पूरी एक लाइन है, सिर्फ इसकी बेस के ऊपर अच्छी नौकरी आपकी लग सकती है। सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर भी जो है ना आपके पास जॉब्स आती हैं इसकी, एसक्यूएल सर्वर की, डेटाबेस मैनेजमेंट की। और जरूरी नहीं है कि एसक्यूएल क्यूरीज आपको आ जाती हैं तो आप एसक्यूएल सर्वर पे भी काम कर सकते हैं, माई एसक्यूएल पे भी काम कर सकते हैं, ऑरिकल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। तो जितने भी डेटाबेसेस हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो जो सॉफ्टवेयर हाउसेस होते हैं, डेवलपमेंट जहाँ हो रही होती है वहाँ भी डेटाबेस डेवलपर अलग होता है और डेवलपर अलग होता है जो प्रोग्रामर होता है। तो इसलिए इसकी जितनी प्रैक्टिस करें अच्छी बात है। और नहीं इंस्टॉल हुआ तो इसको इंस्टॉल करें एसक्यूएल सर्वर को। और अगर आपके पास कोई और टूल है जिसके ऊपर क्यूरीज आप चला सकते हैं तो क्यूरी ये चलनी चाहिए। और आप लोग मुझे जो है ना ये काम करके भेज दें ताकि मुझे पता चले कि ये एसक्यूएल सर्वर आपने इतना कर लिया। तो लास्ट क्लास वाला काम भी, ये काम भी आप मुझे ईमेल कर दें। इसमें 2 चीजें करिएगा, एक तो मुझे क्यूरी फाइल भेज दीजिएगा, और जो है दूसरी बात ये कि आपने मुझे जो है ना ये जैसे ये स्क्रीनशॉट है, ये टेबल का रिकॉर्ड्स आ रही है, भेज दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि आपको काम समझ में आ रहा है और काम हो रहा है। ठीक है ना, कोई सवाल है तो पूछें। नहीं सर, सो फार तो नहीं है, इस पे खुद थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी और समझ आएगी और सेंस ठीक, बनेगी। और चलो ठीक है ना, तो फिर इसको हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सेल की भी कुछ चीजें रहती हैं, उसको भी इंशाल्लाह देखते हैं। हो सकता है कल मैं एक्सेल पढ़ा दूं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस लाजमी कर लें। देखिए प्रैक्टिस के बगैर मसला हल नहीं होगा। ठीक है, जी। तो ये, तो अब्बास कोई सवाल?
सर नहीं, सो फार टू बी ऑनेस्ट मुझे इतना ये ओखा आई मीन आई एम सॉरी इतना डिफिकल्ट नहीं लगा कि जो इसमें इसकी कमांड्स है ना, जो कीवर्ड्स हैं एसक्यूएल के, वो बहुत सिंपल लग रहे हैं मुझे नहीं सो फार। नहीं, एसक्यूएल सर्वर आसान है। देखें, एसक्यूएल सर्वर कंपैरेटिवली अगर प्रोग्रामिंग से देखा जाए तो ये आसान होता है। बस ये समझ लें कि एसक्यूएल सर्वर ना जिम्मेदारी वाली चीज है बहुत ज्यादा। यानी कि कोई आपको अपने डेटाबेस पे बिठा रहा है और काम करवा रहा है आपसे, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली चीज है। तो इसलिए इसको ध्यान से करने की जरूरत होती है। प्रोग्रामिंग तो देखें इस तरह की चीज है ना कि आप उसमें करते हो, एरर आता है, उसको ठीक करते हो, फिर करते हो, फिर एक फाइनल प्रोडक्ट बन के सामने आती है। इसमें जी। यह है कि आपको कोई, अगर आप लेट से कि किसी की इवन शॉप भी है और अच्छी उसकी सेल है, और अब आपको डेटाबेस के ऊपर बिठाता है कि भाई आप इसको मैनेज करो, तो अब उसका सही। सारा का सारा जो है ना काम, सब कुछ बेस इस पे कर रहा है। तो इसलिए ये एक जिम्मेदारी वाली चीज है। अगर इसको अच्छे से आप एक दफा कर लेते हो, समझ लेते हो, और क्यूरीज जी। आपको चलाना आ जाती है, तो फिर इसके अंदर काम करना आसान है। ठीक है जी। ठीक। ठीक। तो ये मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ आपको, और आप इसको देख लो, और इसको करके मुझे असाइनमेंट भेज दो। ठीक है। इंशाल्लाह ठीक है ठीक सर, ठीक है, ओके। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।